नमस्कार, मैं आर.के. यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर.के. में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, बात हुई एड्स पे कमीशन के द्वारा की रिगार्डिंग जो कर्मचारियों से, यूनियनों से या फिर पेंशन भोगियों से, जो आम आदमी भी दे सकता है। ऐसा इशू नहीं कि आम आदमी नहीं दे सकता, लेकिन मोस्टली उन्हीं से सजेशन लिया जा रहा है कि हम कैसे करें, क्या नहीं करें, इसके रिगार्डिंग बात होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइए। और एड्स पे कमीशन की लेटेस्ट खबर आती रहेगी इस चैनल पर एक अलग से, उसकी प्लेलिस्ट भी है, आप जरूर इसको चेक करिएगा और उसको सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और उस वीडियो को देख के आप अपडेट रहिएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं रहेगी। एड्स पे कमीशन पे ऑलरेडी 2-3 वीडियो आ चुका है। सबसे पहले वीडियो आया था फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, कैसे लागू होता है, किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, जैसे किन किन चीज़ों की महंगाई इस पर डिपेंड करती है, गेहूँ, चावल, चना, सरसों तेल, मैदा, आटा, बेसन। इस तरह की किस कौन कौन सी 14-15 चीज़ें हैं जिनका एक एवरेज लगा के, पूरे इंडिया का एवरेज लगा के उस हिसाब से बढ़ाया जाता है, वो आ चुका है। उसके अलावा दूसरा एक वीडियो आया था कि कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी और कब मिलेगी, कितना हमें एरियर मिलेगा। उसमें मैंने बताया था कि दीपावली 27 के बाद या होली 28 से पहले आपका लगभग आपका उस समय आपका एरियर मिल जाएगा। आपकी जितनी पेमेंट मिलता है उसके लगभग 25% के आसपास आपको मिलेगा। उस डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जरूर चेक करिएगा उसमें। आज लेटेस्ट खबर यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने माई जीओवी ऐप पर जा सकते हैं या उसमें गूगल पर सर्च कर सकते हैं, उस पर आपसे सजेशन मांगे हुए हैं कि हम एड्स पे कमीशन की 18 क्वेश्चनों की एक लिस्ट है, उस लिस्ट में आप अपना आंसर दे सकते हैं। 18 क्वेश्चन में लगभग आपको मोटा मोटी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले है कि भाई, जैसे मान के चलो रेलवे में ग्रुप डी का एक कर्मचारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी अदर डिपार्टमेंट ग्रुप डी का कर्मचारी, दोनों का बेसिक पे सेम है और उनका इंक्रीमेंट भी उसी हिसाब से मिलता है। तो उसने सजेशन मांगा हुआ है, माई जीओवी पर गवर्नमेंट ने सजेशन मांगा हुआ है, क्या दोनों का बेसिक पे सेम रखा जाए या दोनों का फिटमेंट फैक्टर मतलब दोनों की पेमेंट सेम रेट से बढ़ाई जाए, या उनका प्रमोशन होगा तो अगला प्रमोशन सेम बेसिक पे होगा। इस तरह सजेशन मांगे। उसमें मैंने सजेशन दिया कि जैसे ग्रुप डी का जो कर्मचारी है रेलवे का, वो जो भी कार्य करता है हर काम में, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, विशेषकर ट्रैफिक विभाग में बात करूं, जब वो ट्रेनों को जोड़ता है उस समय कपलिंग अनकपलिंग जब करता है पावर का, उस समय उसकी जान भी दांव पर लगी होती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा गवर्नमेंट कर्मचारी जो डी ग्रुप का है, जो सिर्फ पियून का काम करता है, पानी पिलाने का काम करता है, फाइलों को इधर उधर लेकर जाने का काम करता है, वो भी डी ग्रुप में आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार दोनों डी ग्रुप में आते हैं, दोनों को समान बेसिक पे मिलता है, इंक्रीमेंट दोनों को समान मिलता है और फिटमेंट फैक्टर दोनों को समान मिलेगा। ये सजेशन मांगे हुए तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट रहेगा कि बाद में कहीं कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं करनी कि मैंने मेरा सुझाव नहीं दिया। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जितना हो सके अपना सजेशन जरूर दें। वो गवर्नमेंट माने या ना माने, आपका कंसिडर करे या ना करे, कुछ तो फर्क पड़ेगा यदि आप अपना सजेशन देंगे। कम से कम आपके दिल में ये नहीं रहेगा कि मैंने अपना सजेशन नहीं दिया तो शायद कुछ हो सकता था। ये मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन उसमें बोला है कि जो कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, हमें सजेशन बताइए जिससे कि गवर्नमेंट की तरफ आए। इसमें सीधा सीधा सजेशन यही था कि प्राइवेट सेक्टर वाला अधिक पैसा देता है, उसको चिकित्सा सुविधा देता है, गाड़ी की सुविधा देता है, पेट्रोल भत्ता देता है और लीव वगैरह में कहीं कोई टेंशन नहीं रहती है। बाद में जब रिजाइन को मारता है या फिर अपना सेवानिवृत्त होता है, रिटायरमेंट होता है, उसके बाद में भी उस संगठन पर कंप्लीटली डिपेंड रहता है कि वो संगठन उस अपने कर्मचारी को लास्ट मरते दम तक अपना कर्मचारी ही मानता है, उसको सब तन मन धन से उसकी सहायता करता है। इस तरह 18 क्वेश्चन की लिस्ट है। आपको कैसे करना है, कहाँ आपको लॉगिन करना है, सब कुछ बताऊंगा, लाइव करके दिखाता हूँ। आप जुड़े रहिएगा, अब लास्ट तक देखिएगा। 1 मिनट अभी। अब जैसे मैं जाता हूँ सीधा गूगल पर, नेट ऑन नहीं किया है, तो गूगल पे हम डालेंगे माई जीओवी। इसमें माई जीओवी डॉट इन पर हम क्लिक करेंगे। इसमें 3 डंडे बजाएंगे, इसमें एक्टिविटी जो है एक्टिविटी बजा के पोल सर्वे करेंगे।
पोल सर्वे का आता है क्वेश्चन जो चल रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसमें लिखा हुआ 5 फरवरी 2026 से लागू हुआ था सर्वे करना, और मार्च से 16 मार्च तक हम इस पर अपना सजेशन हम दे सकते हैं। तो हम क्लिक करके लॉगिन एंड पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, यहाँ तक आने के लिए आपको इतना जरूरत नहीं इतना करना है कि जैसे माई जीओवी पे जाओ, 3 डंडे पे जाओ, फिर उसमें ये करना ये करना। मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप लिंक करेंगे तो डायरेक्ट यही खुलेगा जो फिलहाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। उसमें क्लिक करने पर डायरेक्ट यही खुलेगा। अपना मोबाइल नंबर डालिए। मैंने मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आएगा। ओटीपी आ गया। ओटीपी डाल के आपको सबमिट करना है। सबमिट करके इसमें नाम वाम पूछेगा, ये आ गया है। हाँ, आपको बता दूं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ये तो आपको हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहिए तो आपको इंग्लिश में कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में आएगा, मैं हिंदी में आप सुविधा के लिए 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, इसमें लैंग्वेज आता है इंग्लिश, इंग्लिश की जगह हम हिंदी करेंगे। हिंदी करके हम उसको थोड़ा सा कर्सर को ऊपर कर देंगे, इसमें कंप्लीट हिंदी हो जाएगा बैकग्राउंड। हाँ, इसमें इसने बोला है कि आप अपना नाम, मेल, मोबाइल नंबर सब लिखना है, तीनों चीजें। लेकिन आपका जो आइडेंटिटी है हम उसको छुपा के रखेंगे, उसको सबके सामने हम नहीं लेकर आएंगे, मतलब किसी को नहीं बताया जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। जैसे हम चुनते हैं ये कर्मचारी संघ यूनियन है या फिर कर्मचारी हो, कर्मचारी लिख देंगे। नाम इसमें आता है अपने आप आ गया है, राजेंद्र कुमार यादव। मोबाइल नंबर हम लिख देंगे इसमें। ईमेल आईडी अपने आप आ गया है। राज्य चुने, जैसे आप कहाँ नौकरी करते हैं या फिर कहाँ से बिलोंग करते हैं, जिला उसमें कौन सा है, जैसे मैंने वडोदरा सेलेक्ट किया है। अब केंद्र शासित प्रदेश केंद्र मंत्रालय कहाँ पर है, केंद्र मंत्रालय में विभाग कर कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा। अब जैसे मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करता हूँ, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किया है। अभी 200 ये 18 क्वेश्चन है, उसमें 200 शब्दों की सीमा निर्धारित है। आप 200 शब्दों का आप उसमें यूज कर सकते हैं, 200 शब्द आप लिख सकते हैं। कोई भी कागज या ईमेल पीडीएफ पर कहीं कोई विचार नहीं किएगा, वो शब्द 200 शब्दों में लिखना है। जिसमें बात करता हूँ सबसे पहले वेतन आयोग की सिफारिशों के कानून के व्यापक आर्थिक प्रभाव होते हैं। इसमें कुछ उपभोग और बचत को बढ़ावा देने के मामले में सकारात्मक होते हैं, जबकि अन्य कुछ राजकोषीय घाटे मुद्रा संभावना और समग्र विकास एवं कल्याण से में कम होते हैं। मतलब इसका क्वेश्चन एक का कहना यह है कि जैसे हम मान लो ये बढ़ाते हैं तो उसमें महंगाई बढ़ती है, आम आदमी उसमें पिटता है। लेकिन दूसरी तरफ एक जब आपको गवर्नमेंट के खाते में, कर्मचारी के खाते में पैसा जाता है तो मार्केट में पैसा आता है, तो इससे देश का जीडीपी का विकास होता है। तो ये दोनों चीजें हम पॉजिटिव और नेगेटिव हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह मैंने 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन का अब इस समय यदि मैं लिखने बैठूंगा तो लिखने में आपको बहुत टाइम जाया होगा, बहुत टाइम लगेगा। आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग सिफारिशों कार्यान्वयन के व्यापक करो, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका मैंने आंसर लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। सरकार को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के बीच सामंजस्य बैठाते हुए निर्णय लेना चाहिए, लेकिन बढ़ती महंगाई विशेषकर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में इन दोनों को देखते हुए, जिसमें सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त अपना घर बड़ी मुश्किल से खरीद पाता है, उस पर भी सरकारी कर्मचारी को बार बार टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। वेतन आयोग की सिफारिश में इन सभी का ध्यान रखा जाना चाहिए। चाहे आप कुछ भी वेतन आयोग करें, लेकिन उसमें इन दोनों चीजों का कम से कम ध्यान रखें, महंगाई का, शिक्षा और चिकित्सा दोनों का जरूर ध्यान रखें। दूसरा इसमें बोला कि सरकार द्वारा अन्य संगठनों में वेतन निर्धारण में 36 सापेक्ष, जो मैंने आपको बताया था, डी ग्रुप का एक आदमी इधर है, डी ग्रुप का एक आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल के ऑफिस में सिर्फ फाइल पकड़ाता है, पानी पकड़ाता है, चाय पकड़ाता है। एक और एक जो फील्ड में नौकरी कर रहा है, उन दोनों के रिस्क में अंतर है, लेकिन दोनों को सेम पे मिलता है, ग्रेड पे सेम होता है, प्रमोशन पे सेम मिलता है, फिटमेंट फैक्टर पे उनका सेम ही लगेगा। तो इसलिए वो एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मैंने वही चीज बोली है, एक डी ग्रुप वाली और एक बैंक वाली बोली है। बैंक के जो कर्मचारी को भत्ता मिलता है, यात्रा भत्ता अलग से मिलता है, कार लोन सस्ता मिलता है, होम लोन सस्ता मिलता है, एजुकेशन लोन सस्ता मिलता है, पेट्रोल का 7-8 हजार रुपये उसका मिलता है, रेंट का बहुत ज्यादा मिलता है, इन सब का। और दूसरी जगह उसी के समान ग्रेड पे वाले आदमी को कम मिलता है, दोनों का समान किया जाए। ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसमें मोटा मोटी बड़ा पढ़ लेना पूरा क्वेश्चन। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के पूरा आंसर पढ़ता हूँ तो बहुत ज्यादा लगेगा। एक कंप्लीट जो आंसर है मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें डाल दूंगा, उसके आंसर सारे मैं डिस्क्रिप्शन में
लिख दूंगा, पहला कमेंट बॉक्स में भी सभी का आंसर लिख दूंगा। आप वहां से कट कॉपी पेस्ट करके भी अपना आंसर दे सकते हैं। तीसरे में बोला है कि हम ऐसा क्या करें कि सरकारी जो टैलेंटेड आदमी है उनको निजी क्षेत्रों के बजाय हम सरकार की तरफ उनका आकर्षण करें। कैसे किया जाए? मैंने लिखा इसमें पेमेंट वगैरह आप स्टार्टिंग में ज्यादा दीजिएगा तो सब हो जाएगा। तीसरा उसने बोला है कि जैसे जो प्राइवेट जो निजी क्षेत्र का है उसके मुकाबले सरकारी कर्मचारी की सुरक्षा, प्रशिक्षण व्यवस्था, ट्रेनिंग, आवास, अवकाश, नकदीकरण, नियमित वेतन वृद्धि, चिकित्सा, समयबद्ध पदोन्नति और मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ ऐसे लाभ हैं जो निजी क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा मिलता है लेकिन सरकारी कर्मचारी को ना के बराबर मिलता है। इसलिए उन दोनों का कंपेरिजन मैंने किया हुआ है। इनका आंसर इसमें पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा आपको। पहले कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इन सभी का आंसर डाल दूंगा। आप वहां जाके कट कॉपी पेस्ट करके अपना आंसर आप इस लिंक पर लिख सकते हैं। लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, डायरेक्ट लिंक खुलेगा, उसमें कंप्लीट सारा क्वेश्चन आप कट कॉपी पेस्ट करिए, उसमें चिपका दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। यदि डर लगता है तो नाम किसी और का ले लीजिएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इसमें फिर भी कुछ करेक्शन करना चाहो तो आप करेक्शन इसमें कर सकते हो। जैसे पांचवा बात करता हूँ तो इसमें एंड ये कहा गया सरकारी रोजगार संगठन क्षेत्र का हिस्सा, सरकारी रोजगार संगठित क्षेत्र का हिस्सा देश का कार्यबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र और गिग इकोनॉमी है। वाकई सरकार द्वारा लागू किए गए शुरुआती वेतन में अनौपचारिक इसमें स्टार्टिंग में हम जो पेमेंट देते हैं उसमें बदलाव होना चाहिए या उसके 10-12 साल में अच्छी पैसा मिलना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। फिर फिटमेंट फैक्टर के बारे में पूछा कि फिटमेंट फैक्टर क्या हो, आप तात्पर्य आप क्या समझते हैं, उस हम किस तरह उसको लागू करें, उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसमें मैंने लिखा है कि भाई फिटमेंट फैक्टर आप जो कर रहे थे, मैं 12वीं क्लास तक मैंने मोस्टली 20-30 हज़ार रुपये मैंने 12वीं क्लास कर ली थी। आज तक 1 से 12 तक मैंने 20-30 हज़ार रुपये दिए होंगे और आज पहली क्लास के बच्चे को बेंगलोर जैसे सिटी में 5 लाख रुपए लग रहा है प्ले स्कूल वाले। फिर केंद्र सरकार के सचिव बारे में पूछा है। फिर एक शुरुआती वेतन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में अच्छा वेतन मिलना चाहिए जिससे आप आकर्षित हो सकें। इंक्रीमेंट की दरें किस तरह होनी चाहिए ये भी लिखा है। फिर समय के साथ कार्य विशिष्ट बढ़ती यात्रा व्यय कठिनाई जोखिम इस तरह के लिखा गया है। इसमें आपका पूछ रहा है कैफेटेरिया, हाँ दृष्टिकोण चाहिए। इसमें लिखा है कि सभी कैफेटेरिया दृष्टिकोण या फिर नॉर्मली दृष्टिकोण हम बात करते हैं। कैफेटेरिया दृष्टिकोण होता है जैसे हम किसी मेनू होटल में जाते हैं, जो कैफेटेरिया में जाते हैं तो आपको मेन्यू मिलता है, आपको जो जो चीज चाहिए आप वो सर्व करेंगे, वो खाएंगे, आपको उसी का पैसा देना होगा। या फिर आप घुस गए बफे सिस्टम में, आपको जो खाना खाइए पैसा सभी का लगेगा। तो इन दोनों सिस्टम में गवर्नमेंट बोल रही है कि यदि आपको मान लो यात्रा भत्ता चाहिए तो आपको पेट्रोल का भत्ता नहीं मिलेगा, पेट्रोल का भत्ता चाहिए आपको कार लोन मिलेगा तो आपको पेट्रोल का भत्ता मिलेगा, यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। इस तरह का इसमें कुछ बताया गया है। उसके हिसाब से सरकार चाह रही है कि कैफेटेरिया अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। एक सभी के मतलब आप किसी होटल में गए, सारे खाने का आपको पैसा देना पड़ेगा 1000 रुपए, आप खा के आ गए, आपको खाना हो नहीं खाना होगा सबका लग गया। एक आप जाएंगे, आप सिलेक्टेड चूज करेंगे ये मुझे लेना है, आप उसका पैसा ही पे करेंगे और अच्छी वैरायटी की चीज मिलेगी। तो कैफेटेरिया दृष्टिकोण इन माय ओपिनियन अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा उत्तर देना चाहिए आप दे सकते हैं। कैफेटेरिया दृष्टिकोण क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। फिर अगर कुछ लगे तो आप इसमें देख लीजिएगा, सारा आंसर मैं उसमें डाल दूंगा। इसमें तो पढ़ने में भी नहीं आएगा पूरा, बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ऑलरेडी वीडियो 13-14 मिनट का हो चुका है। इसमें बोला गया कि केंद्र सरकार के 2014 तक 47 लाख कर्मचारी सेवारत थे और 52 लाख कर्मचारी पेंशनभोगी थे, लेकिन 2025-26 में सेवारत कर्मचारी 50 लाख और पेंशनभोगी 70 लाख हो गए। गवर्नमेंट का कहना है कि पेंशनभोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उससे वित्तीय भार ज्यादा पड़ता है। अरे भाई ज्यादा पड़ता है तो पड़ेगा, इन्होंने 60 साल तन मन धन से सरकार का साथ दिया है, देश के विकास में अपना योगदान दिया है, तो ज्यादा पड़ता है तो पढ़ने दो। अन्यथा आप विदेशों की तरह से, अमेरिका में एक सिस्टम है उसमें आपका बेशक पेंशन कम मिलता हो लेकिन आपका रहने का, चिकित्सा दोनों की जिम्मेदारी मरते दम तक सरकार की होती है। आपको कहीं कोई टेंशन नहीं, इतना ज्यादा पैसा लगता नहीं, जरूरत नहीं है। हमें खाना चाहिए, मकान चाहिए, चिकित्सा चाहिए। आप एक फोन करिएगा, गवर्नमेंट कर्मचारी आपकी एम्बुलेंस आपके घर पर आएगी, आपको लेकर जाएगी, सब कुछ काम करेगी, आपको घर पे छोड़ के जाएगी, नर्सिंग सेंटर में भी आपको भर्ती कराएगी। 1 महीने की दवा दी, 1 महीने की दवा भी आपको कंटिन्यूस देती रहेगी। आप ऐसी फैसिलिटी कर दीजिए, पेंशन कम दे दीजिए, ये मैंने उसमें लिखा है, आप जरूर लिखिएगा। कुछ चेंजमेंट करना हो आप अपने कर सकते हैं। अब इसमें एक 12 क्वेश्चन में बोला गया है कि 2014 में किया गया था 7वें वेतन आयोग का गठन, 2016 से लागू किया गया था, लेकिन 2016 से अब तक महंगाई कम रही है। इसका कहना है कि सरकार कम रही है तो क्या हम फिटमेंट फैक्टर कम कर दें। महंगाई कम हमेशा कम कभी नहीं होती है, यदि हम उसमें आटा चावल दाल नमक ही यूज करते हैं, ये फैक्टर यूज करेंगे तो कम ही रहेगी।
हम शिक्षा चिकित्सा को ऐड करते हैं तो 10-12% पर मंथ पर ईयर की आती है, उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, वो मैंने इसमें मेंशन किया, आप जरूर चेक करिएगा, जरूर लिखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आता है रेलवे सीएपीएफ और रक्षा के क्षेत्र में, उसमें कहेगा 70% कार्मिक रेलवे सीएपीएफ और रक्षा वाले होते हैं, तो भत्ता निर्धारण करते समय क्या हम इस पॉइंटों को शामिल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने 2 पॉइंट मुख्य तौर पर लिखे हैं, एक तो ये रेलवे सीएपीएफ और रक्षा वाले कर्मचारी हैं, मोस्टली कर्मचारी 99% कर्मचारी अपने घर से बाहर रहते हैं और 99% कर्मचारी 24/7 की नौकरी करते हैं। मतलब जो कर्मचारी अपने घर बार को छोड़कर बाहर पड़ा है उस पर ध्यान दीजिएगा, और इनके राउंड द क्लॉक 24/7 दिन रात संडे मंडे जनवरी फरवरी, चाहे कोई सा महीना हो, कोई सा डे हो, कोई सा घंटा हो, कोई सा मिनट हो, ये ऑन ड्यूटी रहते हैं। इस दोनों फैक्टर को इसमें शामिल करना चाहिए, उसके हिसाब से अलग हुई। फिर लिखा वैज्ञानिकों के बारे में, क्या वैज्ञानिकों को आप अच्छा पे देंगे तो ये नासा जैसे संस्थान में जाएंगे, नासा जैसे संस्थान में वैज्ञानिक और साइंटिस्ट जितने भी हैं मोस्टली इंडिया से भरे पड़े हैं। क्यों आप रोक नहीं पाते हो, फिर वही चीज जब नासा बना के हमें देता है तो उसका कई गुना रेट पे वो चीज आप खरीदते हैं। तो कोशिश करें कि साइंटिस्ट ही यहीं पे रह जाए, यहीं पे आप देश का नाम रोशन करें, ये मैंने लिखा। आप उसको कट कॉपी पेस्ट करके चिपका सकते हैं, कुछ आगे पीछे कुछ करना हो उसमें ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं, कुछ आपको लगता है कि ये नहीं सही नहीं है तो उसमें कट भी कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से आंसर लिखा, आप अपने हिसाब से लिखना है, लेकिन ओपिनियन जोड़ देना, सजेशन आपको जोड़ देना है। इसमें सैन्य सेवा की ड्यूटी लिखी है कि भाई किस तरह है, आर्मी एयरफोर्स नेवी के अलावा जो सीएपीएफ है इनके जवानों को सैन्य सेवा पैसा दिया जाता है क्या नहीं है। पुलिस के कांस्टेबल को स्टार्टिंग में इतना सैन्य सेवा बल के हिसाब से पैसा दें, क्या देना चाहिए। आर्मी एयरफोर्स नेवी जो बॉर्डर पर सुरक्षा करती है, जल थल में सुरक्षा करती है, नभ में सुरक्षा करती है, देश की आंतरिक सुरक्षा सीएपीएफ और स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस करती है। तो पुलिस कांस्टेबल का इसमें पूछा कितना उसका बेसिक पे हम स्टार्ट करें, उसका बेसिक पे कम से कम इतना तो होना चाहिए समाज में अपने गर्दन ऊंचा करके अपने इज्जत के साथ नौकरी कर सके, अपना भरण पोषण परिवार का पालन भरण पोषण कर सके, शिक्षा चिकित्सा अच्छी तरह दे सके। तीसरा राष्ट्र सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी, यह हो गया। वैसे पीएलबी बोनस लिखा है, जो हमें दीपावली का जो बोनस मिलता है उसकी बात करिए कि कहीं जगह आप 7,000 मिलता है, कहीं जगह 17-18 हज़ार रुपये मिलता है, कहीं जगह प्राइवेट में 2-2 लाख रुपए मिलता है। तो इसका कहना था कि हम उसको एक करें या इसको बंद करें या फिर कितना करें। मैंने सजेशन इसमें दिया है कि भाई बंद तो करना ही नहीं है, हम तो कर्मचारी हैं, बंद तो नहीं करना है। हम कर्मचारी तन मन धन से 60 साल तक आपकी सेवा में लगे रहेंगे तो हमें मिलना चाहिए, वो हमारा हक है, मिलना ही चाहिए। हाँ, लेकिन आप यदि निजी क्षेत्र की तुलना करें तो निजी क्षेत्र में 1.5-2 लाख रुपए तक मिलता है, तो कम से कम उतना नहीं तो कम से कम जैसे 60 दिन लिखा है तो 120 दिन का तो कम से कम हमें दीजिएगा, 2 महीने का तो हमें चलना चाहिए। 2 महीने का वो नहीं कि हम 7,000 रुपए के हिसाब से आपको दे दिया, जैसे रेलवे में एक मानता है कि आपको 1,74 डेज का 8 डेज का आपको मिल रहा है, लेकिन 7,000 रुपए महीने के हिसाब से वो 17-18 हज़ार रुपए ही होता है। लास्ट में इसलिए कहा कि हम लेटर एंट्री कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, ये क्या है सही है, एकदम गलत है, 100% गलत है। जिस देश में इतने बेरोजगार लोग बैठे हैं, जिसमें सरकार पे इतना विश्वास है, उसमें लेटर एंट्री से बेरोजगार की दर ज्यादा हो जाएगी और सरकार से उसका विश्वास जुड़ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये मैंने लिखा, आप जरूर से करिएगा, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट किया, सक्सेसफुल सबमिटेड का ऑप्शन मैसेज आ जाएगा, आपका सबमिट हो गया, आपकी कही हुई बातें गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी हैं, वो कंसिडर करे ना करे सब उनकी मर्जी है। एट्थ पे कमीशन पे ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुका है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, किन किन चीजों को शामिल करते हैं, जरूर चेक करिएगा। और दूसरा, कब हमारी सैलरी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, एरर कितना मिलेगा, कम मिलेगा, हम उसके हिसाब से मकान गाड़ी का हम विचार करें या नहीं करें। दोनों वीडियो आप जरूर से करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी आती है आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखा, देख के रहे हो तो हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।